हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम निफ्टी और स्मॉल कैप के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे एंड उसके बाद चलेंगे अपने दो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जिसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर करा था एक ऐसा स्टॉक जिसमें अभी ब्रेकआउट आना बचा था एंड आफ्टर अ वीक अभी तक उसमें एक ब्रेकआउट नहीं आया है, बट वहां पे एक बहुत शानदार सा पैटर्न बन रहा है। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू ऑल कि आप जाके उस वीडियो को फिर से देखो, चेकआउट करो एंड उस स्टॉक से सीखने की कोशिश करो। नाउ आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पे ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है एंड हम ये सीखेंगे कि जब ब्रेकआउट आता है किसी स्टॉक में तो हम कैसे अपने माइंड को उस स्टॉक की तरफ ज्यादा लगाएं जिसमें चांसेस ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ए और बी दो स्टॉक्स हैं, दोनों में ब्रेकआउट आ रहा है, तो कौन से स्टॉक को मैं ज्यादा पसंद करूंगा चूज करना। तो यही चीज आज हम यहाँ पे सीखने भी वाले हैं। तो या हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं एंड प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है। सो या लेट्स गेट स्ट्रेट टू द निफ्टी एनालिसिस। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट के ऊपर एंड यहाँ पे हम एक चीज अगेन क्लियरली देख सकते हैं कि जो लास्ट हमारा गैप था वो गैप बहुत पहले ही फिल हो चुका है। अभी भी निफ्टी वहीं कहीं अपना कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज गैप हमेशा आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ना यहाँ पे क्या हुआ, ये जो गैप था आपका 23,800 के आसपास था, ये फाइनली फिल हो चुका है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे निफ्टी बार बार इजिली सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। इसका एक बार का काम था जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेरे लिए ये कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बचा है। प्लस अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये है हमारा 50 EMA। अब ये 50 EMA यहाँ पे पहले तो कोशिश क्या कर रहा था कि निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। ओके, ये था हमारा 50 EMA। निफ्टी ऊपर भी गया, नीचे आया, बट फाइनली क्या हुआ, जब 50 EMA का ब्रेकआउट हुआ ना, ये नीचे की तरफ जब ब्रेकडाउन आया, गैप भी फिल हो गया, तो ये एक बेस्ट टाइम था जब निफ्टी को यहां से ऊपर चलते चले जाना था, एटलीस्ट अपने इस ब्लैक लाइन के आसपास जो कि हमारा क्या है 200 EMA। बट यहाँ पे हुआ क्या कि निफ्टी अब कंसोलिडेट कर रहा है और रेजिस्टेंस किससे ले रहा है फाइनली, अपने 50 EMA से, विच इज नॉट अ गुड थिंग। अब यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल शॉर्ट वे में बताऊं ना, तो 50 EMA का क्या काम होता है कि ये आपके ट्रेंड को कंटिन्यू कराने में हेल्प करता है, विच मीन्स अगर आपका ट्रेंड डाउन है तो यहाँ पे निफ्टी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और अगर आपका ट्रेंड अप है तो यहाँ पे निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। बट ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाह रहे हो कि मार्केट ऊपर जाए तो एक बार टच होके दैट्स इट, उसके बाद थोड़ा मार्केट नीचे, देन ब्रेकआउट, फिर सीधा ऊपर। बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस दे चुका है मार्केट को, विच मीन्स कि इवन एक छोटे से रेजिस्टेंस से भी मार्केट यहाँ पे बहुत मुश्किल से लाइक फाइट कर पा रहा है। और यहाँ पे कोई फाइट हो भी नहीं रही है, सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे ही रिजेक्शन आ रहा है वापस से आपको मार्केट नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। यही चीज हमें इन तीनों कैंडल्स में यहाँ पे देखने को मिली है। अब इसके आगे क्या हो सकता है, यहाँ पे मेरा क्या प्लान रहेगा, तो देखिए, आप में से काफी लोग ऑलरेडी जानते हो कि ये जो पहले हमारा गैप नंबर 2 था, अब ये हमारा गैप नंबर 1 हो चुका है, क्योंकि सिर्फ एक ये गैप बचा है प्रीवियस बहुत बड़े मूव में जो पे हमें यहाँ पे निफ्टी में आते हुए देखने को मिला था। नाउ ये जो हमारा लेवल है, अगेन मैं इसको पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ये हमारा 23,100 से लेके 23,600 का, ये 500 पॉइंट्स का जोन एक ऐसा जोन है जहां पे मैं ये मानता हूं कि आगे चल के निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो अगर इस जोन में निफ्टी आ जाता है जल्द से जल्द, जितना जल्दी आएगा उतना हमारे लिए अच्छा है। अगर यहाँ पे आके निफ्टी सपोर्ट लेना शुरू करता है तो मेरे लिए बेस्ट जोन रहेगा जहां पे मैं ज्यादा स्विंग ट्रेड्स ले सकूंगा, मैं ज्यादा उन स्टॉक्स में अपनी पोजिशनल ट्रेड्स बना सकूंगा जो कि मुझे फंडामेंटली पसंद आ रहे हैं। नाउ स्विंग ट्रेडिंग में मुझे फंडामेंटल्स देखने की जरूरत नहीं है, पोजिशनल ट्रेडिंग में मुझे फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो होल्डिंग पीरियड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आई होप कि दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। आई होप कि निफ्टी में आपको मेरा प्लान भी समझ में आया होगा। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इस वजह से आपको ऐसा लग सकता है। नाउ अगर हम चलते हैं यहाँ पे स्मॉल कैप के ऊपर ना, तो आपको पूरा का पूरा डिफरेंट सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये है गैप नंबर 2, जो हमारा निफ्टी में अब गैप नंबर 1 बन चुका है। यहाँ पे जो गैप नंबर 1 है ये अभी तक फिल ही नहीं हुआ है, जहां पे निफ्टी इस समय बार बार बेचारा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ये तो स्मॉल कैप में अभी तक आया ही नहीं है। तो स्मॉल कैप में एक बहुत शानदार सा मूव आया है। अभी स्मॉल कैप क्या कर रहा है कि अपने दूसरे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए आ गया है, विच मीन्स आप समझ रहे हो, स्मॉल कैप ने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। ओके, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे 200 EMA भी था जहां पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकता है, बट नहीं, स्मॉल कैप इज डूइंग लाइक अमेजिंग। तो अगर अभी भी आप देखोगे, ये आपका जो पहले का रेजिस्टेंस था ये ब्रेक हो चुका है, तो अब ये आपका सपोर्ट बन जाएगा, विच इज समवेयर अराउंड 16,400 के आसपास। देन ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, एक बार, 2 बार एंड थर्ड टाइम और 4th टाइम स्मॉल कैप यहाँ पे आ चुका है। तो मेरे हिसाब से
अच्छा क्या रहेगा कि स्मॉल कैप को रिट्रेस करना चाहिए। अगर रिट्रेसमेंट आएगा हमें और ज्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट अगर रिट्रेसमेंट नहीं आता है तो इट कैन गो अप टू आपका अगेन 17,300 के आसपास, और जिससे पहले कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। एंड ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, स्मॉल कैप का एनालिसिस करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि अगर आपने कोई स्मॉल कैप स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है या फिर आप किसी में ट्रेड लेना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शनली कहां जा रहा है इस समय हमारा मार्केट। सो यहाँ पे आने वाला है आपको बहुत ज्यादा मजा। हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि आजाद इंजीनियरिंग के जो क्वार्टरली के रिजल्ट्स है ना, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मार्च के नंबर्स नहीं आए हैं, बट जितना मेरे पास अभी तक डेटा है Q3 तक का, उसमें आप एक बार इसके सेल्स के नंबर्स देखो, कितने ज्यादा कंसिस्टेंट नंबर्स हैं। आपका वही 30% के आसपास, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, एंड एक 30% से ग्रो करने वाली कंपनी, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है। अगर आप इंडिया के पूरे ग्रोथ रेट से कंपेयर करोगे तो ये 2.5 गुना के आसपास आता है, तो इट इज डूइंग वेरी नाइस। एंड यही सेम चीज हमें कहां पे देखने को मिलती है, अगर हम स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो लुक एट द स्टॉक चार्ट। अगर आप देखोगे तो ये अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। इसने अपने ऑल टाइम हाई का लेवल, ये जो 2070 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, जो पूरा मैंने जोन बना के रखा है, इसका ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपने रिजल्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक की अर्निंग्स बहुत अच्छी ऊपर जा रही है, इस वजह से स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नाउ यहाँ पे बात आती है कि हम इसको ब्रेकआउट के लिए कंसीडर तो कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे क्यों अच्छा लग रहा है उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया। इसके फंडामेंटल्स काफी इंटरेस्टिंग है, बट क्यों हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसीडर कर रहे हैं, क्यों मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा अपना पैसा। फॉर एग्जांपल, होते हैं ना आपके मल्टी बैगर स्टॉक्स की, अगर अभी आप पैसा डालोगे तो लाइक 10x हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 14,000 करोड़ है। इट्स नॉट अ लार्ज कैप कंपनी, इट्स जस्ट अ मिड कैप कंपनी। तो 14,000 करोड़ से क्या ये 30,000 करोड़ नहीं जा सकता, क्या ये 40,000 करोड़ नहीं जा सकता? हु नोस, जा सकता होगा, बिल्कुल जा सकता होगा, बट मैं उस पर बेट क्यों नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड क्यों ले रहा हूं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप यहाँ पे स्टॉक का पी देखोगे ना तो 113 का है, विच इज लाइक वेरी वेरी हाई फॉर मी। ओके, तो अगर मैं किसी स्टॉक को फाइंड कर रहा हूं जो कि ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है उसमें सारी चीजें, तो मैं उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर इसी स्टॉक का पी लेट से मुझे 50 के आसपास दिखता, मुझे 55 के आसपास दिखता, फिर भी मैं इसको 2-3 बार कंसिडर करके एक बार अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर लेता। बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा स्विंग ट्रेडिंग की वॉचलिस्ट का पार्ट है, एंड तभी मैं आपको इसके साथ यहाँ पे इसको आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो ये ज्यादा पुराना लिस्टेड स्टॉक नहीं है, सिर्फ 2 साल हुए हैं। उसमें भी अगर आप देखोगे तो 2024 जून में स्टॉक ने यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। फिर क्या हुआ, इसने कब ट्राई करा, 25 जनवरी को यहाँ पे इसने फिर से ट्राई करा, मतलब अगेन आपका 2025 में। देन क्या हुआ, फिर से स्टॉक ने इसको जून में ट्राई करा। तो ऑलरेडी ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, 1950 के आसपास का। ये 1 टाइम टेस्ट हुआ, 2nd टाइम टेस्ट हुआ, 3rd टाइम भी टेस्ट हुआ, एंड इसके बाद अगर आप देखोगे थोड़ा आगे आके, यहाँ पे मैं इसके आगे का डेटा ऑफ कोर्स आपको नहीं दिखा सकता, बिकॉज़ सेबी की गाइडलाइंस है। 90 डेज से पहले का ही डेटा मैं आपको दिखा सकता हूं, बट जो इसके आगे हो रहा है ऑफ कोर्स हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे कम से कम 4 बार इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है अपने एक ही लेवल से, एंड अब फाइनली उसको ब्रेक कर दिया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जितना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस टेस्ट होगा उतना ज्यादा वो वीक होता जाएगा, और जितना ज्यादा आप किसी स्टॉक को दबाओगे वो उतना ज्यादा तेजी से ब्रेकआउट देता है। तो इस वजह से ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है। आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया है, मल्टीपल टाइम स्टॉक ने कोशिश भी करी थी। अगर मैं आपको इसको छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगेगी। अगेन, जितने ज्यादा लोगों का यहाँ पे जो अटेंशन स्पैन है, वो जितने लोगों का अच्छा होगा वही वो ये सारी चीजें देख पाएंगे, अदरवाइज बाकी सब तो स्किप कर चुके होंगे ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो सेम चीज हुई थी। लुक एट दिस, ये एक हमारा रेजिस्टेंस बना, एंड उसके बाद यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस बना। तो ये अभी हमने जो पूरा जोन मार्क करा था वैसा ही है। अगर आप देखोगे तो 1 टाइम, यहाँ पे आ गया आपका 2nd टाइम, यहाँ पे आया आपका 3rd टाइम, उसके बाद क्या हुआ, 4th टाइम ब्रेकआउट हुआ, देन रीटेस्ट हुआ, एंड उसके बाद आप मूव देखो स्टॉक में, राइट। ये स्टॉक आपका 1400 रुपए से लेके सीधे 2100 रुपए चला गया। आप समझ रहे हो, क्लोज टू 50% का मूव स्टॉक ने यहाँ पे दे दिया आपको, वो भी लाइक कुछ ही दिनों में। मैं यहाँ पे हफ्तों की भी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिनों में 50% का मूव आया था। तो इसी तरीके की चीजें हमें आगे भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि हमें सेम प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव चीज क्या है कि ये तो छोटा टाइम फ्रेम था, ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम था, मुश्किल से 2 महीने का कंसोलिडेशन था, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन अब 1 साल के भी ऊपर जा चुका है, एंड इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं वेट करूंगा एक परफेक्ट रीटेस्ट का, एंड उसके बाद यहाँ पे आप जानते हो आप क्या कर सकते हो, राइट। एंड क्यों हम इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं देख रहे, क्यों मैं मल्टीबैगर के लिए नहीं देख रहा हूं, ये भी मैंने आपको बता दिया, बिकॉज़ इसके वैल्यूएशंस मुझे बहुत ज्यादा रिच लग रहे हैं।
प्लस ये जिस सेक्टर में काम करता है वो सेक्टर भी मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है। तो ये था हमारा आज का पहला स्टॉक। अब चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक के ऊपर एंड डू लेट मी नो कि ये एनालिसिस आपको कैसा लगा। मल्टीपल क्वेश्चंस थे आपके माइंड में, उनके आंसर यहाँ पे आपको मिल गए होंगे। कब कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कब कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है ऑल। अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें ना, तो जाते जाते मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। तो मेरे लिए तो जो बेटर टारगेट्स फाइंड करने का तरीका है वो यही है कि जितना ज्यादा स्टॉक आपका नीचे गया है उतना ही ज्यादा ऊपर आप डेप्थ ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने बॉटम मारा है 43% का, तो ब्रेकआउट लेवल से 43% अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 3,000 रुपए के आसपास के टारगेट्स आते हैं। अगर आपको बड़े लग रहे हैं, यू कैन ऑलवेज चूज फिबोनाची। तो अगर आप फिबोनाची से देखोगे ना तो आपको थोड़े बेटर टारगेट्स मिलेंगे, थोड़े सेफ टारगेट्स मिलेंगे, विच इज समवेयर अराउंड 2650। तो ये 10% कम है टारगेट्स, बट स्टिल ये भी एक सेफर बेट रह सकती है अगर हम छोटे टारगेट्स रखें, क्योंकि बड़े टारगेट्स के लिए कुछ भी हो सकता है, राइट। आपको अगर 2 महीने में 2600 के टारगेट्स मिल रहे हैं, आप फिर भी वेट कर रहे हो, तो हो सकता है वापस से स्टॉक नीचे आ जाए एंड काफी टाइम लगा के ऊपर जाके आपका 3000 का टारगेट हिट करे। तो अगर जल्दी आपको 2600 2700 के टारगेट्स मिल रहे हैं, देन देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर 3000 रुपीज। सो ये था हमारा आज का पहला स्टॉक। अब चलते हैं अपने सेकंड और अपने लास्ट स्टॉक के ऊपर। सो हम आ चुके हैं अपने लास्ट स्टॉक के ऊपर एंड ये बहुत सिंपल सोर्स एनालिसिस रहने वाला है। स्टॉक का नाम है हमारा अपार इंडस्ट्रीज। अगर आप देखोगे तो 2025 के स्टार्टिंग में ही स्टॉक ने अपना एक रेजिस्टेंस बना दिया था क्लोज टू 11,700 का। नाउ यहां से इसके बाद स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आया, फाइनली स्टॉक ने रिकवर करा एंड अब स्टॉक अपना ब्रेकआउट दे चुका है एंड इस समय ऑल टाइम हाई पे है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी दो चीजें यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है और ये टेक्निकल ब्रेकआउट है। यहाँ पे मुझे फंडामेंटली आई डोंट नो कि कंपनी ऐसा क्या कर रही है जो ये स्टॉक वापस से ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। मैंने इसके नंबर्स देखे, मुझे कुछ खास नहीं लगे। दीज आर जस्ट सिंपल नंबर्स, आपकी 12 15 16% के आसपास की ग्रोथ है। देन अगर आप देखोगे तो अभी के नंबर्स आए नहीं है, मतलब Q4 के रिजल्ट्स नहीं आए। तो अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, मुझे ओकेश लगे, कुछ खास नहीं लगे। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो रहा है। कुछ क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, ये जो 2025 के लेवल का ब्रेकआउट आया ना, ये सीधे सीधे ऐसे नहीं आया कि स्टॉक नीचे गया और अब वापस से ऐसे ब्रेकआउट दे चुका हो। इस टाइप के स्टॉक्स मुझे नहीं पसंद आते जो डायरेक्ट जाके आपका ब्रेकआउट दे देते हैं। अभी हमने देखा था कि अपार क्या कर रहा था आपका, आई मीन आपका आजाद क्या कर रहा था कि मल्टीपल टाइम्स उसने रेजिस्टेंस लिया, फाइनली ब्रेक करा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका बन रहा है स्ट्रेट अप कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर आप देखोगे स्टॉक को, अपना चार्ट जरूर ओपन करो आप लोग, अदरवाइज ये सब देखने का कोई फायदा नहीं है। आप अपना चार्ट ओपन करो, उस पे जाके देखो आप क्या हो रहा है। तो अपार इंडस्ट्रीज ने क्या करा है कि फाइनली 2025 के रेजिस्टेंस को इसने एक बार ट्राई करा है, पहले दूसरी बार इसने फाइनली नीचे जाके एक और बार ट्राई करा, तो अब ये ब्रेकआउट दे चुका है एंड स्टॉक इस समय आपका 12,500 के आसपास चल रहा है। नाउ एक पिक्चर परफेक्ट आपका कप एंड हैंडल पैटर्न है, यहाँ पे आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। मेरे लिए ये स्टॉक वीक कब हो जाएगा, जब ये अपना वापस से 11,000 का लेवल ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट लेवल है। अगर स्टॉक इसके नीचे आ जाता है किसी भी तरीके से तो मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, फिर हमें वेट करना पड़ेगा दोबारा कब ये ऊपर जाता है। बट मेरे लिए एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो जाएगा अगर ये स्टॉक 11,000 रुपए के नीचे चला जाता है। तो देन अगर हम बात करें यहाँ पे ऊपर कितना जा सकता है या फिर इसके टारगेट्स कैसे निकाले जा सकते हैं, तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी हम ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को चेकआउट करते हैं तो वहाँ पे फिबोनाची का एक सिंपल सा तरीका रहता है, आपको टॉप पे रखना है और बॉटम तक इसको ड्रैग करना है। आपका जो टारगेट आ जाएगा वो कहीं ना कहीं 16,000 के आसपास आ जाएगा। नाउ अभी स्टॉक चल रहा है 12,000 के ऊपर एंड आपका जो एक तरीके से मेक और ब्रेक लेवल है वो आपका 11,000। अगर इसके नीचे स्टॉक ऊपर उसके नीचे अगर स्टॉक गया तो वो बेकार हो जाएगा। एंड यहाँ से जो हमें पहला टारगेट देखने को मिल रहा है वो 16,000 के आसपास का देखने को मिल रहा है। एंड ये सारी चीजें जो भी मैंने अभी आपको बताई है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगेन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि फिबोनाची यूज कैसे करते हैं, ब्रेकआउट्स कैसे कंसिडर करते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, ये सब चीजें मेरा यहाँ पे बताना काम है। डिसीजन लेना, बाइंग या सेलिंग करना, ये आपका काम है। हो सकता है सेम पैटर्न किसी और स्टॉक में बन रहा हो, वो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं उसका भी आपको एनालिसिस करके अपनी तरफ से ये बता सकता हूं कि आपने सही चीज फाइंड करी है कि नहीं। हो सकता है कि आपको दिख रहा हो कहीं पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जबकि वहां पे वो ना बन रहा हो, तो एटलीस्ट मैं आपको गलती करने से बचा सकता हूं। ये बोल सकता हूं कि आपका पैटर्न गलत है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई इस स्टॉक को छोड़ो और इसको जाके बाय कर लो, क्योंकि वो चीज गलत हो जाएगी। आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस यू एंड आप किसी भी स्टॉक में जाके बाय करो मेरी वजह से। डिसीजन हमेशा आपका रहना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ। कोई भी क्वेश्चन है ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में एंड हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।